बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स 101 लेक्चर 5 पे हम पहुंच आए हैं। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। इस एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। इस लेक्चर में हम पार्ट 1 ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पार्ट 2 भी पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमने जो है ना न्यूटन्स की एप्लीकेशन, न्यूटन्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़नी है। न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास F इजिकल टू एम ए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो इसमें अगर F और F भी ज़ीरो हो और A भी ज़ीरो हो तो फिर उसके अंदर किस किस्म की फोर्सेस अप्लाई होती हैं। एक पार्टी बिल्कुल रेस्ट पे हो तो वो किस तरह रेस्ट पे हो, वो किस फॉर्म में होगी। तो इसका जवाब ये है कि दिस इज सेज दैट फॉर एनी बॉडी इज नॉट एक्सीलरेटिंग। अगर एक बॉडी एक्सीलरेट नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जितनी भी लगने वाली फोर्सेस हैं वो गायब हो चुकी हैं, इट मस्ट वैनिश, ज़ीरो हो चुकी हैं। इस हालत को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की जो है ना दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम और एक सिस्टम आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम वो सिस्टम होता है जब हम उसकी कुछ मिसालें यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। उसमें सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है कि एक स्टोन रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड, एक पत्थर ग्राउंड पे पड़ा हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। पेंसिल बैलेंस्ड ऑन अ फिंगर, तो अगर हम पेंसिल को एक फिंगर के ऊपर बैलेंस करते हैं तो वो भी एक जो है ना इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। इसी तरह लेडर प्लेस्ड द वॉल अगेंस्ट द वॉल, जो सीढ़ी होती है वो दीवार के साथ लगी हुई है तो ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। इसी तरह हवाई जहाज जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो वो भी इक्विलिब्रियम स्पीड के साथ, और कांस्टेंट हाइट पे है तो वो भी इक्विलिब्रियम में। अगर आउट ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी होती हैं वो देखते हैं। आउट ऑफ इक्विलिब्रियम वो सिस्टम होता है, मिसाल के तौर पे हमारे पास पत्थर थ्रोन अपवर्ड एंड दैट इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वो सिस्टम आउट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। जो इसी तरह जब प्लेन जो है ना डाउनवर्ड आ रहा हो तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ भी आ रहा हो लेकिन वो आउट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। इसी तरह अगर एक कार पहले रेस्ट पे थी लेकिन अचानक किसी ने उसका एक्सीलरेटर दबा दिया तो उसकी वजह से वो कार अचानक मूव की है उसने, तो वो आउट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट में चली गई है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर हमारे पास इफ़ यू नो एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी, अगर हम जो है ना हमें एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मालूम हो तो हम ये बहुत आसानी से हम जो है ना उसकी फोर्स मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी दी गई है, वेक्टर दिया गया है, उसकी पोजीशन दी गई है, वो उसकी पोजीशन है। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये जो आपके सामने ये इक्वेशन आ रही है ये गिवन है, जिस तरह ये सामने आपकी इक्वेशन आ रही है। तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है x और ये उसका पोजीशन वेक्टर y है। तो ये उसका पोजीशन वेक्टर y है। अगर इसके ऊपर इसका हम एक्सीलरेशन मालूम करें, इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस मालूम करें तो वो कैसे मालूम होगी, तो हम जो है ना सिंपल F इजिकल टू एम ए वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। F इजिकल टू एम ए, ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो m हमारे पास जो है ना उस जहाज का मास होगा, a हमारे पास जो है ना ये एक्सीलरेशन होगी x एक्सिस पे, इसी तरह y एक्सिस पे पोजीशन वेक्टर है तो y एक्सिस पे दोनों तरफ एक्सीलरेशन होगी। जब इस x एक्सिस को हम लोग जब डबल डेरिवेटिव लें, डबल डेरिवेटिव वाला वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव लें
तो इसका पहली दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ए, यहाँ पे ए बचेगा, इस तरह 3 और बी टी स्क्वायर बचेगा। जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ए 0 हो जाएगा, 6 बी टी हो जाएगा। इस तरह अगर साथ m मल्टीप्लाई करें तो 6 बी टी बी एम टी, और आई वेक्टर है तो आई आ जाएगा। इसी तरह ये जो है ना हमारे पास वाई एक्सिस पे हम डबल डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आ जाता है 2c प्लस 12 डी टी स्क्वायर। इसके साथ m को मल्टीप्लाई करें तो m 2c प्लस m इंटू 2c प्लस 12 डी टी स्क्वायर। अगर इसकी आपकी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो अलहदा से अपलोड कर दूंगा। इसी और उस वीडियो का जो है ना लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के साथ लगा दूंगा। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर हमें देयर इज एन अदर वे अराउंड सो नॉट सो सिंपल, suppose that you know f and you want to x। अगर हमें फोर्स मालूम हो तो हमें x फाइंड करना हो तो ये बहुत, इस इक्वेशन को जो है ना ये इतनी आसान नहीं है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद तो इसका भी जो है ना अगर इसका भी हल मौजूद है कि हम इसको सिंपल इंटीग्रेशन ले तो हमारे पास x आ सकता है। तो इंटीग्रेशन वाले लेक्चर हम जो है ना जब अगले मैथ के लेक्चर में अगर आए तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो दिस मे और मे नॉट बी इजी, ये आसान भी और आसान नॉट भी है, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, विच हैज बोथ एक्स एज वेल एज, अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो। 6 पॉइंट टोटली टेंशन के बारे में कहता है। टेंशन की डेफिनेशन ये मेरे पास लिखी हुई है। ये टेंशन की डेफिनेशन है कि टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू अ रोप, स्ट्रिंग और वायर व्हेन पुल्ड बाय फोर्स एक्टिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स, फोर्सेस एक्टिंग अपॉन ऑपोजिट साइड्स। तो हमारे पास एक रस्सी है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रस्सी है, उसका डायरेक्शन, उसकी जो है ना डिस्टेंस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, तो हम रस्सी को यूज करते हैं डिस्टेंस, उसकी जो है ना डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास पुली है। पुली को अगर हम फोर्स इधर को लगा रहे हैं, डिस्टेंस उधर से ऑपोजिट साइड से चेंज हो रहा होता है, तो ये इस तरह टेंशन जो है ना जब हम लोग फोर्स लगा रहे थे तो रस्सी के अंदर भी जाहिर बात है एक जो है ना एक फोर्स मालूम होती है। तो फोर्स जो उसके ऊपर मालूम होती है उसको टेंशन कहते हैं। अगर टेंशन दोनों एंड्स पे मालूम होती है, अगर हमारे पास मासलेस रोप है तो वो मासलेस रोप है, द टेंशन इज सेम एट द एवरी पॉइंट अलोंग द रोप। तो हमारे पास जो मासलेस, जो बहुत अच्छी मासलेस रोप हो तो फिर उसकी भी टेंशन जो है ना सेम होगी हर जगह से। अगर हमारे पास जो है ना if the force on the one side be slice was any different from the force on the other side, अगर हमारे पास जो है ना एक साइड की फोर्स हम हटा दें तो दूसरी साइड की फोर्स ऑब्वियसली जाहिर बात है कि वो उसमें बहुत बड़ी एक्सीलरेटिंग आएगी। तो इस अगर हमारे पास आइडियल रोप हो तो जो न टूटे तो वो जो है ना उसके अंदर नहीं आ सकती। अदरवाइज सारी जो आइडियल के अलावा जो हमारे पास रोप आए तो उसमें हम अगर एक साइड से फोर्स को हटा दें तो दूसरी साइड से एक्सीलरेशन लाजमी प्रोड्यूस होती है। 7th पॉइंट ये कहता है कि 7th पॉइंट सिंपली जो है ना वो फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर है। फ्रिक्शनल फोर्स ये कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर है कि व्हेन टू बॉडीज रब अगेंस्ट ईच अदर, जब दो बॉडीज को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने की वजह से जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोशन की वजह से पैदा होती है। तो इसका जो सिंपल फार्मूला है वो ये है कि F इज इक्वल टू
म्यू एन, म्यू एन हमारे पास जो है ना वो फोर्स है, एन हमारे पास फोर्स है, एन इज अ फोर्स विद विच यू प्रेस द बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर। एन हमारे पास जो है ना फोर्स है जो एक दूसरे के खिलाफ हम लोग यूज कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है ना म्यू, या इसको हम म्यू कह लें या माइक्रो कह लें, तो म्यू हमारे पास जो है ना वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर मटेरियल का अलग-अलग अपना अपना होता है। अगर हमारे पास रफनेस ज़्यादा हो तो उसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अगर स्मूथ बॉडी हो तो उसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन कम होगा। 8 पॉइंट पे हम आते हैं। 8 पॉइंट ये कहता है कि 8 पॉइंट भी फ्रिक्शन के बारे में है कि फ्रिक्शन इज कास्ड बाय रफनेस एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। If you look at the surface on the powerful microscope, you will see even unevenness and jaggedness। तो अगर हमारे पास रफनेस हो, फ्रिक्शन की सिंपल रफनेस की वजह से आती है। अगर हमारे पास रफनेस हो तो हमें जो है ना हमें साफ मालूम होगा कि उसके अंदर जो है ना रफनेस की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। अगर हमारे पास ये तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर के अंदर ये इफ दीज बिग बम्स आर लेवल्ड, अगर इन बम्स को लेवल किया जाए तो फ्रिक्शन विल बी स्टिल नॉट डिसअपियर बिकॉज इट विल बी लिटिल बम्प ड्यू टू एटम्स। तो इसका जो है ना अगर हम इनको लेवल भी कर दें तो फिर भी फ्रिक्शन जो है ना वो बहुत कम लेवल पे होगी। फ्रिक्शन हमें विल नॉट बी डिसअपियर, फ्रिक्शन फिर भी बहुत कम हो जाएगी। तो क्योंकि फ्रिक्शन विल नॉट बी डिसअपियर, फ्रिक्शन डिसअपियर नहीं होगी क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है, ये जो बम्प्स हैं ये एटॉमिक लेवल पे हैं। 9 पॉइंट ये कहता है कि कंसीडर 2 ब्लॉक्स बिलो ऑन अ फ्रिक्शनल लेस फोर्स। तो हमारे पास जो है ना 2 ब्लॉक हैं जो फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे हैं, तो इनका हमने टेंशन और एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। तो टेंशन और एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास F माइनस टी इज इक्वल टू m1a इंटू और F द फोर्स ऑन द सेकंड मास इज simply T and so T is equal to M2A। तो सॉल्विंग द अबव इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये 2 इक्वेशनें आती हैं। अगर इन 2 इक्वेशनों को सॉल्व करवाने के लिए जिसको कोई मसला हो जिस बंदे को, तो वो भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो है ना फिर आपको मैं शेयर कर दूंगा। उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का ये कहता है कि हमारे पास देयर इज अ जनरल प्रिंसिपल बाय विच यू सॉल्व द इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। अगर हमारे पास एक जनरल प्रिंसिपल है हम इक्विलिब्रियम को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इनको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि जो जितनी भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रही हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे जितनी भी डायरेक्शन से फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनको हम 0 के बराबर पुट कर दें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर काफ़ी लंबा भी हो चुका है, तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।